बांग्लादेश में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश का डेवलपमेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट की नाकामयाबी भर नहीं है, एक गवर्नमेंट के तानाशाह बन जाना भर नहीं है, जैसा कि लोग यूट्यूब पर बोल रहे हैं। डेफिनेटली उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो फादर ऑफ नेशन है, जो फाउंडिंग नेशन है, जिन्होंने देश की स्थापना करी, मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में जाकर के उन्होंने जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उनकी मूर्ति का तोड़ा जाना, उनके स्टैचू को गिराया जाना, उस पर चोट करना, ये एक बड़े मैसेज को डिलीवर कर रहा है और इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। क्या बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है, जो पॉलिटिकल वहाँ का लैंडस्केप है, वो तेज़ी के साथ बदल गया है? क्या वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा प्ले हो गए हैं? क्या ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, या इसमें अंकल सैम अमेरिका की भी रोल है? ये बहुत समझने की ज़रूरत है। अभी शेख हसीना का 1 महीने पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था कि कुछ शक्तियां हैं, वेस्टर्न पावर हैं, जो ये चाहती हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक क्रिश्चियन कंट्री को बनाया जाए। तो ये वो सारे एंगल हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम वन बाय वन इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या इम्पैक्ट इसका मुसलमानों पर पड़ सकता है हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से? क्या इसका इम्पैक्ट हिंदुओं पर पड़ेगा बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के तौर पर वहां रह रहे हैं? क्योंकि दोनों माइनॉरिटी हैं, एक तरफ हिंदूज माइनॉरिटी है, एक तरफ इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पर क्या असर पड़ सकता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और हमें इस मसले पर कितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और कितनी सतर्कता की आवश्यकता है, वो सारे इश्यूज को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे शेख हसीना की राजनीति की, कि शेख हसीना ने जिस तरीके से राजनीति की, जब वो 2008-9 में चुनाव जीत करके आई तो जनता के समर्थन के साथ जीत करके आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने सत्ता के चाह में जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, लोकतांत्रिक शक्तियों को दुरुपयोग करते हुए सत्ता में उन्होंने बने रहने के लिए जिस तरीके के उन्होंने प्रोविजंस किए, जिस तरीके का उन्होंने प्रावधान किए, निर्णय लिए और विपक्ष को कुचलने की कोशिश करी, उसके चलते वहां एक जन आक्रोश था। विपक्ष की जो पार्टियां थी, खास करके जमात इस्लामी, जिसका कि पाकिस्तान के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है, और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी प्रमुख खालिदा जिया रही हैं, वो ऑलरेडी वहां पर बहुत सप्रेस थे, दबे हुए थे, लेकिन एक अवसर की तलाश में थे। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिलेशन रहे, और पिछले 15 साल में जब से शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री रही हैं, भारत के साथ उनके रिलेशन डे बाय डे डेवलप होते चले गए। भारत का बहुत स्टैक बांग्लादेश में लगा हुआ है, क्योंकि भारत न केवल वहां पे एक बड़ी जनसंख्या माइनॉरिटीज की है, बल्कि भारत की 4000 किलोमीटर से लंबी ज्यादा सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, और बांग्लादेश की जो सीमा है वो पोरस है, वो उसमें किसी तरह की बहुत ज्यादा बाढ़ नहीं लगी हुई है, आतंकवादियों का आना जाना हो सकता है, देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन सारे भारत के सरोकारों को बहुत ध्यान से सुना। भारत ने भी एक बड़ा निवेश बांग्लादेश में कर रखा है, पावर के सेक्टर में भारत का बहुत ज्यादा निवेश है। भारत रूपनगर ढाका के करीब जो है एक एटॉमिक पावर रिएक्टर भी वहां पर बनाने में और विकसित करने में भारत का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद बांग्लादेश में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने की कोशिश करी। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां जो बांग्लादेश में विरोधी थे, जो शेख हसीना की राजनीति के विरोधी थे, वो एक मौके की तलाश में थे, और भारत विरोधी जो शक्तियां थीं, खास करके चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान जिसका वहां पर ऑलरेडी एक नेक्सस रहा है जमात इस्लामी के थ्रू, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा रहे। फिर शेख हसीना ने जब रजाकार कह दिया, रजाकार एक्चुअल में बांग्लादेशियों के लिए एक गद्दारी का वर्ड है, एक गाली की तरीके से है। और उसके बाद फिर जब ये आक्रोश फूटा, तो ये जो छात्र आंदोलन रिजर्वेशन के मुद्दे पर हुआ था, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट से भी प्ले हो गया, और फिर जो एंटी इंडिया वहां पर फैक्टर्स थे, जो पावर्स थी, उन्होंने इस छात्र आंदोलन को भी कहीं ना कहीं हाईजैक किया, क्योंकि रिजर्वेशन का इशू निश्चित रूप से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण था। 30% से ज्यादा मुक्ति वाहिनियों जो कि स्वतंत्रता सेनानी है वहां के, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में उस सारे रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था और केवल 7% रिजर्वेशन रह गया था, लेकिन इसके बावजूद जो जन आक्रोश था, जो छात्रों का आक्रोश था, वो राजनीतिक आक्रोश के साथ मिला, एक कॉकटेल बना, और जिसके चलते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके आना पड़ा। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन यह है कि बांग्लादेश में इस समय खालिदा जिया की एक प्रेजेंस है,
वो बांग्लादेश में मौजूद हैं। सुनाई पड़ रहा है कि उनको जो है आज़ाद किया जा रहा है, वो जेल में बंद हैं। साथ ही साथ जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वहाँ पर, और जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ा है, बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली वो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत का ऑलरेडी जो है जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। अगर आप चाइना को देखेंगे तो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, और पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। इसके साथ ही साथ अब बांग्लादेश में भी जो है एंटी इंडिया फोर्सेस जो है मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अभी नेपाल में कोहली की सरकार आ गई है, और जो कोहली हैं वो भी चाइना परस्त हैं। तो इस तरीके से अगर देखें आप मालदीव में, तो वहां पर जो है मोइजू आए हैं जिन्होंने क्विट इंडिया या भारत भगाओ के नारे दिया, और भारतीय जो वहां पर आर्मी रह रही थी, एयरफोर्स के कुछ जवान थे, उनको भी वहां से भी निकाला गया है। श्रीलंका की भी स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल मिला के भारत के जो चारों तरफ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध खराब होते जा रहे हैं। हालांकि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसने ये बात कही थी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी नेबर फर्स्ट की हम पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन हमारे सारे पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होते चले गए। और पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बन रहे थे, सरकार ने भी उसमें जिस तरीके से हमारी दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की ना नीति रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं स्थितियां तेजी के साथ खराब हुई, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो स्थितियों को समझ नहीं पाई, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का इंटरेस्ट एट स्टेक लग गया है। और अगर बात की जाए राजनीति की, तो कोई भी देश अगर वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को जनता के दबाने की कोशिश करता है, चुनाव प्रक्रिया अगर लोकतांत्रिक देश है और चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है, फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली जन आक्रोश बढ़ता है और इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। वो कभी आप पाकिस्तान में देखते हैं, भारत के पड़ोस में अक्सर इस तरीके से होता है। अभी आपने कुछ ही 1 साल 1.5 साल पहले देखा था किस तरीके से पाकिस्तान में जनता का आक्रोश निकल करके आया और उन्होंने आर्मी के ऊपर जो उनके एस्टेब्लिशमेंट थे उस पर हमला किया। आप श्रीलंका में देख सकते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश में देखें, मिस्र में इस तरीके की घटनाएं लगातार हुई हैं। अरब स्प्रिंग जो थी वहां पे भी इस तरीके का आपको देखने को मिला है, सीरिया में देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बहुत ही साफ सुथरा रखा जाए और चुनाव समय पर हो। पोलराइजेशन, जैसा कि आज जयशंकर जी ने अपने संसद में जो उन्होंने भाषण दिया बांग्लादेश के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा कि समाज वहां का बहुत ज्यादा पोलराइज हो गया था। इसको समझने की जरूरत है कि समाज में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता के लिए, कानून और शासन, कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी नीति सरकारों को लेकर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई भी काम सरकारों को नहीं करना चाहिए जिससे जन आक्रोश बढ़े और जनता के हितों को नुकसान पहुंचे, राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचे। ये एक सबक भी है और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत चुनौती भी है कि भारत को अब अपनी 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा की कहीं ज्यादा सजगता और सतर्कता के साथ सुरक्षा करनी है और अपने इंटरेस्ट को सेव भी करना है। भारत को न केवल शेख हसीना को के साथ एक अच्छा व्यवहार रखते हुए, जो वहां की वर्तमान अब सरकार आने जा रही है, जो कि अभी काम चलाऊ सरकार होगी, बाद में इलेक्शन होगा या मिलिट्री रूल रहेगा, ये समय बताएगा, लेकिन इनके साथ भी भारत को एंगेजमेंट रखना चाहिए क्योंकि जो सरकारें प्रेजेंट में हैं, हम उन्हीं के साथ बात करके अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। और जैसा कि हम बैक चैनल के जरिए से तालिबान के साथ भी संपर्क में हैं और लगातार अपने इंटरेस्ट को सेव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था और कहीं ना कहीं उस बैक चैनल के थ्रू हम अपने इंटरेस्ट को सेव कर पाने में किसी सीमा तक अफगानिस्तान में भी कामयाब हुए हैं। और ठीक वही नीति हमको अडॉप्ट करनी चाहिए बांग्लादेश के संदर्भ में भी, और नजर गहरी रखनी चाहिए। और अभी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में बढ़े। इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल में खास करके वहां के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए जिससे दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़े और सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, इसको आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।